अभी अभी गीतिका अपने पति के साथ शॉपिंग करके घर में आई थी कि देखा ननंद मेघा वहीं बैठी हुई थी। उसे देखते ही गीतिका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पति राघव ने कहा, जी आप कब आए? बस जब तुम लोग गए थे उसकी थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। वैसे आज क्या शॉपिंग करके लाए हो तुम? यूं तो तेज गर्मी में भाभी घर से बाहर नहीं निकलती। मेघा सामान की तरफ से मारते हुए बोली, 30वीं शादी की सालगिरह का प्रोग्राम है तो बस उसके लिए जरूरी सामान खरीदने गई थी। आखिर गीतिका ने जवाब दिया और सामान लेकर अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही मेघा ने टोक दिया, अरे अपनी मम्मी पापा को क्या तोहफा दे रही हो, जरा हमें भी तो दिखाओ। ये सुनकर गीतिका के पैर वहीं रुक गए। उसने राघव की तरफ देखा तो राघव ने उसे सामान दिखाने का इशारा किया। तब गीतिका ने अपने मम्मी पापा को देने के लिए जो तोहफा लेकर आई थी वो निकाल कर दिखाया और कहा, ये चांदी की पायल मम्मी के लिए है और पापा के लिए ये खड़ी है। ये देखकर मेघा ने अपनी मम्मी सुधा जी की तरफ देखकर कहा, पता है माँ, आजकल चांदी के भाव वैसे आसमान छू रहे हैं और दिखने में तो बड़ी महंगी दिख रही है, ये घड़ी लो आप भी तो देखो। कहकर मेघा ने पायल और घड़ी सुधा जी की तरफ बढ़ा दी। सुधा जी ने भी घड़ी और पायल हाथ में लेकर देखा और फिर उसे गीतिका को वापस दे दिया। गीतिका नाक से की जाने वाली आवाज सामान लेकर अंदर चली गई। वहीं राघव किसी काम से बाहर आ गया। माँ देखा आपने, भाभी ने और सामान तो नहीं दिखाया। आपकी बहू अपने माता पिता के लिए महंगे तोहफे लाई है, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। यही इज्जत है आपकी इस घर में। अचानक मैं अपनी माँ के कान भरते हुए बोली। यह सुनकर सीधा जी सुधा जी बोली, अब भाई इसकी माता पिता की शादी की सालगिरह है तो ले आए, इसमें हमारा क्या काम। पर माँ, जब 2 महीने पहले भाभी वैष्णो देवी घूमने गई थी तो वहाँ से भी तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लाई थी, पर तब आपके लिए कुछ लाई तो भी कितनी सीधी हो माँ, कुछ नहीं समझती। मेघा फिर से बोली। यह सुनकर सीधा जी चुप रह गई और काफी देर तक कुछ सोचने के बाद फिर बोली, बोल तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो बहू फिर भी मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आ जाती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लाती। सच इंसान कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकती। यह बातें अंदर गीतिका को सुनाई दे रही थी। तब वह भी सोचने लगी कि पहले वह सुधा जी के लिए अक्सर कुछ न कुछ तोहफे लेकर आती थी, लेकिन हर बार मेघा कुछ न कुछ बहाने करके सुधा जी से वह तोहफा ले जाती थी और फिर वापस भी नहीं देती थी। गीतिका और राघव की शादी के बाद जब सुधा जी का जन्मदिन आया था तब गीतिका उनके लिए काफी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। उसने उसे साड़ी को तैयार करवाकर ही सुधा जी को दिया था, इस उम्मीद के साथ कि सुधा जी वह साड़ी अपने जन्मदिन पर जरूर पहनेंगी। पर उस दिन मेघा सुबह सुबह ही आ गई। उस दिन शाम को सबका बाहर खाने का प्रोग्राम बना। जब सुधा जी ने तैयार होने के लिए वह साड़ी निकाली तो मेघा की नज़र उस साड़ी पर टिक गई और वह सुधा जी से बोली, माँ देखो ना, मैं तो सुबह ही आ गई, मुझे तो बाहर जाने का कुछ पता भी नहीं था, मैं तो बाहर जाने के लिए कोई कपड़े लेकर के भी नहीं आई। अरे तू चिंता क्यों करती है, तू अभी अपनी माँ के घर पर है, मेरी कोई साड़ी पहन ले। सुधा जी ने कहा, पर मुझे तो ये साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, पहनूंगी तो मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी नहीं पहननी। मेघा ने कहा तो सुधा जी ने वह साड़ी उठाकर मेघा को दे दी और खुद दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब गीतिका ने देखा तो उसे बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कहती, आपकी शादी को कितना समय हुआ था, इसलिए चुप रह गई। पर गीतिका ने धीरे धीरे नोटिस किया कि यह तो मेघा की आदत ही थी। वह सुधा जी से अधिकतर सामान ले जाती थी, जबकि उसकी ससुराल में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस साल सुधा जी के जन्मदिन पर उनके लिए उसने पैसे इकट्ठे करके सोने के कानों की बूंदी तैयार करवाई थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इस साल जो भी त्योहार पर उसकी मम्मी पापा ने उसे विदाई में पैसे दिए वह सब वह इकट्ठे करते चली गई थी। यहाँ तक कि किसी भी चीज़ तीज त्योहार पर राघव उसे साड़ी चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए पैसे देता था, वह तक उसने खरीदे तक नहीं बल्कि वह पैसे अपने पास संभाल कर रख लिए। थोड़े पैसे कम पड़े तो राघव से पैसे लेकर उसने कानों की बूंदी खरीदी थी और सुधा जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप दी थी और साथ ही साथ यह भी कहा था, मम्मी जी यह आपके लिए ही है, इन्हें आप ही पहनोगे। सोने की बूंदी को देखकर सुधा जी भी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने उसी समय उसे अपने कानों में पहन लिया। सुबह से शाम तक वो उनके कानों में ही थी। उसे देखकर गीतिका बड़ी खुश हुई थी, लेकिन शाम को मेघा जब घर पर आई तब उसने सुधा जी से वो कानों की बूंदी मांग ली। पर बेटा, ये तो बहू ने मुझे तोहफे के तौर पर दी है, यह मैं तुझे कैसे दे दूं? उसे बुरा लग गया तो सुधा जी ने मना कर दिया। वाह माँ, आज तुम्हारी बेटी से बढ़कर तुम्हारे लिए बहू हो गई जो इन धातुओं के टुकड़ों के लिए मुझे मना कर दिया। आज पापा जिंदा होती तो क्या मुझे ये दिन देखने को मिलता।
आज सचमुच मुझे मेरे पापा की बड़ी याद आ रही है, कहकर मेघा ने सुधा जी के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। ये देखकर सुधा जी को भी अपनी बेटी पर ही तरस आ गया और उन्होंने कानों की बूंदी निकालकर उसे दे दी। अरे तू मेरी बेटी है, तुझसे बढ़कर कोई है क्या जो इन कानों की बूंदी के लिए रो रही है? ले पकड़ पहन ले, कहकर सुधा जी ने वह बूंदी उसके हाथ में दे दी। और हैरानी की बात की जो मेघा थोड़ी देर पहले तक रो रही थी, उसके आंसू अपने आप ही गायब हो गए और खुशी खुशी उसने वह बूंदी अपने कानों में पहन भी ली। वो बूंदी पहनकर जब वह गीतिका के सामने आई तो गीतिका को बहुत गुस्सा आया। वह तो उसी समय बोलने को तैयार थी, लेकिन तब तक मेघा का पति उसे लेने आ चुका था, इसलिए वह चुप रह गई। बस वह दिन था और आज का दिन है। गीतिका कभी सुधा जी के लिए भी कोई तोहफा लेकर नहीं आई। तभी बाहर से मेघा के बोलने की आवाज आई। अरे इंसान क्या बदल गया, सब संस्कारों की बात होती है। माँ की सिखाई हुई लड़कियां कभी ससुराल नहीं संभाल पाती हैं, सास को कभी माँ नहीं समझ पाती हैं। तुम्हारी बहू ने तो अब जाकर रंग दिखाने शुरू किए हैं। ये सुनकर तो गीतिका को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय कमरे से निकलकर बाहर आए और बोली, जी आप ये सब ना ही बोलो तो ही अच्छा है। मम्मी जी के लिए मैं तोहफा नहीं लाई। आपको इसका दुख है या आपके तोहफे कम हो गए हैं? आपको इसका दुख हो रहा है? गीतिका मेघा से बोली, भाई हमें क्या, ये तो तुम दोनों सास बहू की बातें हैं। अगर तुम तोहफा लाती तो अपनी सास के लिए लाती, हमें क्यों बीच में ला रही हो? मेघा कंधे उचकाकर बोली, अरे जीजी नुकसान तो आपका ही है ना इसमें, क्योंकि मम्मी जी को जो तोहफा मैं लाकर देती थी वह तो आप हमेशा ऐड कर चली जाती थी। अब मैं मम्मी जी को तोहफा नहीं दे रही हूँ तो नुकसान तो आपका हो रहा है। इसलिए अब इस तरह की उटपटांग बातें करने लग गई हैं आप। इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने संस्कार देखिए, मेरी मम्मी पापा के संस्कार पर मत जाए, कहकर गीतिका अपने कमरे में चली गई। इधर सुधा जी कुछ कहने को हुई पर गीतिका ने सुना ही नहीं। तब तक राघव कमरे में आ चुका था। उसे देखकर सुधा जी ने कहा, बेटा तुझे नहीं लगता कि आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई है? ऐसे कोई जवाब देता है क्या अपनी नंद को? अरे उसके लाए हुए तोहफे अगर मैं अपनी बेटी को दे देती थी तो उसे क्या परेशानी थी? आखिर वह तोहफे तो तेरी कमाई से लाए हुए थे। मम्मी मानता हूँ कि मेरी कमाई के पैसों से ही वह तोहफे लाकर आपको देती थी, पर जब आप बार बार वह तोहफे अपनी बेटी को दे देती हो तो सामने वाले का मन तो मर गया ना। आपकी बहू ने कैसे पैसे इकट्ठे करके आपके लिए कानों की बूंदी लाकर दी थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसे शगुन के तौर पर जो भी पैसे दिए थे वह तक भी उसने अपने पर खर्च नहीं किए, बल्कि आपके लिए तोहफा लेकर आई। पर क्या किया आपने? उसे भी अपनी बेटी को दे दिया। तो फिर अब आपकी बहू दोबारा आपके लिए क्यों कुछ खरीदेगी? राघव ने कहा तो सुधा जी चुप हो गई, पर मेघा तुनकते हुए बोली, भाई तेरी पत्नी को संभाल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। मैं मायके अपनी बेइज्जती कराने नहीं आती हूँ जो मुझे इस तरह से बोलकर चली गई। बहन अपनी इज्जत करवाना तेरे खुद के हाथों में था, पर तेरी हरकतें ऐसी हैं कि अपनी बेइज्जती तूने खुद ही करवा ली। थोड़ी सी अक्ल तुझे भी रखनी चाहिए थी। कोई किसी को प्यार से तोहफा दे रहा है तो हमेशा उस तोहफे पर क्यों नजर मारती है? आखिर तेरे पास क्या कमी है? जरा तेरा हक है, जहाँ तेरा हक है वहाँ तुझे देते ही है ना हम लोग। अगर तू इस तरह से उटपटांग बातें करके घर में आग लगाएगी तो दो बातें सुनेगी भी, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर राघव ने भी टका सा जवाब दे दिया। सुनकर मेघा तिलमिलाते हुए वापस अपने घर रवाना हो गई और अब दोबारा कभी आती भी थी तो थोड़ी देर रुककर ही चली जाती थी, पर गीतिका से ज्यादा बात नहीं करती थी। आखिर फिर इस बार करवा चौथ पर गीतिका ने सुधा जी के लिए साड़ी लाकर दी, पर इस बार भगवान की कृपा रही कि वह साड़ी सुधा जी ने ही पहनी। सबसे बड़ी बात, मेघा ने उस साड़ी को देखने के बावजूद भी मांगी नहीं।